के अपना पूरा जोर लगा देंगे। शहर नहीं है चिड़िया घर है, मुर्गा मोर बना देंगे। गंदी है जबान क्योंकि कभी नहीं सफाई थी। दिल्ली आके देखी हो तू चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की। तो ये बताओ अभी अगर मैं आगे चालू करता हूँ तो तुम ये बता दो कि तुम लोगों ने कल तक का पूरा रिवीजन कर लिया है कि नहीं, क्योंकि कल तक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। आज मैं कुछ उसी के आगे का बताने वाला हूँ, तो तुम लोगों को पहले तक का पूरा आना चाहिए। हाँ भाई, तो मैं एक बार रिवीजन तो करवाऊँगा जैसा मैं हर बार करवाता हूँ। तो मैं आपको बताने वाला था कि हमारी जो जर्नी चालू होगी वो शुरू होगी सेल्स से, क्योंकि कुछ भी कर लो जब तक सेल्स को आप नहीं लेके चलोगे तब तक आप कोई भी आंसर नहीं निकाल सकते हो किसी भी चीज़ का। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेल्स, बेसिक सेल्स जो मैंने तुम लोगों को सिखाया हुआ था। तो मैंने बोला था हम लोग जो कर रहे हैं वो है स्टेटमेंट। लिखना चालू करो सब लोग मेरे साथ, अब चैट सेक्शन छोड़ दो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये हमने सीखना चालू किया था, ठीक है भाई। इसमें जो मैंने सबसे पहली चीज आपको लिखवाई थी, बिल्कुल फेयर करके लिखना है आपको। लिखो भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये सबसे पहली चीज थी कि आपको लिखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मतलब जो श्री गणेश होगा आपका काम करना जो चालू होगा वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के थ्रू चालू होगा। भाई जल्दी से इसको लिख लो ताकि मैं आगे तुम्हें बता सकूं, और मुझे कमेंट सेक्शन अभी बिल्कुल शांत चाहिए। अगर वहाँ पे कमेंट करोगे तो मुझे तुम लोगों को टाइम आउट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जब मैं आपसे बातें करूँगा तो बातें करूँगा, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। तो बात करते हैं भाई स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर हमने सबसे पहले लिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी हमारी अर्निंग चालू होती है हमारी सेल्स से। तो हमें ध्यान रखना है कि हम सेल्स के थ्रू ही चालू करें। फिर मैंने आपको सेकंड बताया था कि अगर इसके अलावा यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अलावा अगर कोई हमारी इनकम होती है तो हम उसको नाम देते हैं अदर इनकम। ये भी हमने सीखा था, ये हमने लिखा अदर इनकम। और यहाँ पे जो हमारा आंसर इसके बाद आएगा इसको हम थर्ड भी नाम दे सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसको थर्ड बोल सकते हो। थर्ड हो जाएगा आपका टोटल इनकम, और इसका दूसरा नाम है टोटल रेवेन्यू। ये हमारी टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू हो गई है, ये हम यहां पे लिख देंगे। ये हमने यहां पे पोस्ट कर दिया भाई फाइनली। इससे हमें पता चल गया कि हमने टोटलिटी में कितनी इनकम अर्न की है, आखिरकार आखिर हमने कितना पैसा कमाया है। लेकिन बात यहीं पे खत्म थोड़ी ना होती है, और ये हमने इसके आगे कल कहानी कर ली थी। सो अगर मैं इसको आगे बताना चालू करूं तो मैं यहां पे फोर्थ पॉइंट बना सकता हूं, और वो फोर्थ पॉइंट हमारा होगा एक्सपेंसेस का। अब एक्सपेंसेस को मैं कैटेगराइज करना चालू करूंगा, ये आपको ध्यान देना है। यानी टोटल इनकम निकालने के बाद जैसे मैंने इनकम निकाली है, अब मुझे एक्सपेंसेस को भी निकालना पड़ेगा, मुझे एक्सपेंसेस को भी देखना पड़ेगा कि मेरे एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक्सपेंसेस में सबसे पहले मैं लेता हूं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये सबसे पहला एक्सपेंस है जो माइनस होगा, और याद रखना हम इस साल से ये चीज़ करने वाले हैं, जो चीज़ माइनस होगी उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो ये मैंने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड को ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि ये चीज़ मेरी माइनस होगी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का फटाफट सबके सब जल्दी से फॉर्मूला चैट में लिखना चालू कर दो, मुझे सबका आंसर चाहिए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, मैं वेट कर रहा हूँ। मुझे फटाफट सबका यहाँ पे लिखा हुआ चाहिए फॉर्मूला सबकी तरफ से, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा। आए हाय मेरे शेरों, वाह, चालू हो जाओ। गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो चलो मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे थे तुम लोग, बिल्कुल सही जा रहे थे। यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे हमने बता दिया। बहुत ही शानदार, तुम सब बहुत औसम हो, मज़ा आता है इसलिए तुम लोग के साथ बात करने में, पढ़ाई करने में, इंटरेक्शन करने में।
दिस इज वॉट पॉजिटिव कम्युनिटी मीन्स टू मी फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, आप लोग बहुत शानदार जा रहे हैं। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे यार, कुछ और तो दिया होगा। तो आइदर और वाली सिचुएशन, ये सिनेरियो चल रहा है। तो अगर अलग से कहीं पे दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से, मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये तो अपना पहला हो गया था, मैं इसमें मार्क लगा देता हूं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में स्टार लगा के चलता जाता हूं ताकि तुम लोगों को डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो। दूसरा आ जाता है परचेजेस। परचेजेस अलग से दिया हुआ है, तो अपन ने लिख लिया परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये अपन ने लिख लिया इन केस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो हमने परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ है, उसको हमने सेपरेटली अलग से लिख लिया। और ये भी आपको मैं बता चुका हूं कि भाई माइनस तो होंगे, ये तो खर्चे हैं, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड माइनस होगा। नेक्स्ट आ जाता हूं मैं इसके बाद वाली चीज। अब मुझे आपको आगे चीजें बतानी है जो मैंने अभी तक आपसे डिस्कस नहीं की है। जैसे आता है नेक्स्ट, चेंज इन इन्वेंट्रीज। नाउ चेंज इन इन्वेंट्रीज, यहां पे जो मैं आपको बताने वाला हूं, पहले बताने वाला हूं चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स के बारे में। चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब फिनिश्ड गुड का मतलब यह है, ये वो गुड्स हैं जो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, प्रिपेयर कर चुके हैं, पूरी तरह से मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास स्टॉक में पाइल अप होके रखे हुए हैं, फिनिश गुड्स। दूसरा होता है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से, दूसरा होता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मैं आपको समझा ही चुका हूं, कार्य प्रगति पर है, मतलब ये सेमी फिनिश गुड्स हैं, चाहे तो आप इसको सेमी फिनिश गुड्स भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, अगर मैं चेंज इन इन्वेंट्री ले रहा हूं फिनिश गुड की, तो यहां पे क्या सीखने के लिए आपको मिलता है, चेंज इन इन्वेंट्री किसी की भी हो सकती है, यानी फिनिश गुड है उसको भी लेना है, वर्क इन प्रोग्रेस है उसको भी लेना है, और स्टॉक इन ट्रेड यानी जो मेरा रॉ मटेरियल है जिसमें मैंने काम चालू भी नहीं किया है, मुझे उसको भी लेना है, क्योंकि सबकी सब कॉस्ट होती है टिल द पॉइंट उनको सेल आउट नहीं कर दिया जाता है। और ये पूरी कॉस्ट लेके चल रहा हूं मैं, जो कॉस्ट है वो लेके चल रहा हूं, इन्वेंट्री की भी बेसिकली कॉस्ट लेके चल रहा हूं। और जब मैंने स्टॉक इन ट्रेड यहां पे बोला, चेंज इन इन्वेंट्री की बात की है, तो मैं बेसिकली बात कर रहा हूं वो जो हमने इस साल में यूटिलाइज की है। क्यों? क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं लिख देता हूं, चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और इसका मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक का वो स्टॉक जो इस साल में यूज हुआ है। सिर्फ स्टॉक पर्सपेक्टिव से देखा जाए, सिर्फ चेंज इन इन्वेंट्री पर्सपेक्टिव से देखा जाए, परचेज को लो ही मत। तो आगे बढ़ते हैं। तो एटलीस्ट तुम लोगों ने ये चीज तो क्रैक कर ली है कि भैया सीधी बात है, अगर मैं कुछ ट्रेडिंग अकाउंट से उठा के लेके आ रहा हूं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट में से मैंने उठाया है वो है बेसिकली कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। यानी मैंने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड से तीन चीजों को यूज किया है, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस हो रहा है, नेट परचेज प्लस हो रहा है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रहा है। क्या ये चीजें आपको क्लियर हैं? मैंने ट्रेडिंग अकाउंट से ये चीजें उठाई हैं, सिर्फ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। बताइए जरा। नाउ इफ इट इज क्लियर, मैं आगे बढ़ सकता हूं, और वो आगे का नेक्स्ट स्टार बना के लिखो। इसके बाद अगर कोई खर्चा लिया जाता है तो वो खर्चा कहलाता है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। लिखिए जरा। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में सैलरीज एंड वेजेस आती है और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी आता है। क्या होता है दोनों मैं आपको बता देता हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहां पे मैं बैठा हुआ हूं आपके लिए। तो आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो मैंने लिखी होगी और आपको समझ में नहीं आएगी।
एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो मैंने लिखा है, मैं वो आपको समझा रहा हूँ। मान लो आपने एक जगह जॉब करना चालू की और आपको 60,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलने लगी। कभी भी वो इंस्टीट्यूशन आपको 60,000, अगर वो बोल रहा है, डिक्लेयर कर रहा है इंस्टीट्यूशन, तो 60,000 पूरा पैसा नहीं देगा आपको। वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि हम आपको इसमें से 57,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके देंगे, जिसको आप अपनी सैलरी बोल सकते हो। एट द सेम टाइम हम 3,000 रुपये काटेंगे और प्रोविडेंट फंड के नाम से रख देंगे। मतलब आपने जो पैसा कमाया वो पीएफ में जाएगा, क्योंकि सरकार का ऐसा उसूल है। कौन सी सरकार, मैं बता देता हूं, भारत सरकार। ठीक है भाई, इसलिए जो सीनियर्स हैं वो बार बार तुम लोगों से भारत सरकार बोलते रहते हैं, क्योंकि मैं भारत सरकार का काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर हूं, मतलब बात करता रहता हूं। तो हुआ क्या, आपकी 60,000 की सैलरी में से आपको 57,000 सैलरी तो अकाउंट में चली गई, लेकिन बाकी बची हुई 3,000 रुपीज़ प्रोविडेंट फंड के नाम से, पीएफ के नाम से काट ली गई। भारत सरकार का ऐसा रूल है कि कंपनीज को काटना पड़ता है, कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो ये जो 57 है, ये तो आपकी सैलरी काउंट हुई, जिसको आप कहाँ दिखा दोगे, सैलरीज एंड वेजेस के अंदर 57,000। लेकिन एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस की बात की जाए, वो तो टोटल आपका 60,000 का फिगर बन रहा है ना। कैसे, 3,000 आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कंट्रीब्यूट हो चुका है, तो टोटल एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस जो हैं वो टोटल हो जाते हैं आपके 60,000 रुपये। ऐसे 60,000 रुपये कहलाएगा वो, इसलिए इसको ऐड करके लेना पड़ता है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस के बाद। आगे नेक्स्ट चीज़ जो आती है, कृपया करके सितारा बना के लिखिए, इसको कहा जाता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट बेसिकली मैं आपको लिख देता हूं ब्रैकेट में, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन होता है। फाइनेंस कॉस्ट इज द इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट स्टार पे हमारे, उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। और इसके अंदर लास्ट जो हमारा आता है, जिसको हम बहुत अच्छे से नाम दे सकते हैं, ये बहुत टफ है लेकिन फिर भी आप कर लो ताकि आपको याद रहे, और वो कहलाता है हमारा अदर एक्सपेंसेस का। ऐसे कर करके, ये देखो मैं इसके सामने मार्क कर देता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने मार्क नहीं किया है ना, तो तुम लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है। ये मैंने मार्क कर दिया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अगेन दिस इज बीइंग मार्क्ड, फाइनेंस कॉस्ट मार्क्ड, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन मार्क्ड, अदर एक्सपेंसेस मार्क्ड। ये सब माइनस होंगे। ये सारे के सारे मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये पूरे के पूरे माइनस होते हैं। देख लो भाई, शुरुआत हमने कहाँ से की थी, टोटल इनकम के साथ हमने जो निकाली थी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को ऐड करके। चेक करते चलो एक बार, इससे हमारी टोटल इनकम आ गई थी ये। फिर एक्सपेंसेस सारे लिख लिए हैं, एक्सपेंसेस का नंबर चेक करो तो 4th है हमारा। अब हमारे टोटल एक्सपेंसेस हम लिख देते हैं यहाँ पे, इससे हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो भाई यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, सबको दिख रहा है ना, एक बार देख लो। हाँ भाई बता रहा हूँ, अमोर्टाइजेशन भी बता रहा हूँ, टेंशन मत लेना। टोटल एक्सपेंसेस लिखेंगे हम यहाँ पे, ये लिख दिया हमने, ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ गए। तो मैं बता देता हूँ, जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन सब पे जो लगता है वो होता है आपका बेसिकली डेप्रिसिएशन। और जो इंटेंजिबल एसेट्स पे लिखता है, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जैसे ब्लैकबेरी एक ज़माने में उसका कीबोर्ड बड़ा फेमस हुआ करता था, तो लेकिन अब उस कीबोर्ड की जो वैल्यू है, ब्लैकबेरी कीबोर्ड की वैल्यू, अब वो धीरे धीरे डाउन हो चुकी है, उसकी कोई खास वैल्यू नहीं बची है। तो वो क्या हुआ, उनकी एक तरीके से जो उनके पास पेटेंट था उसकी वैल्यू में गिरावट आई, जो उनके पास एक तरह की टेक्नोलॉजी थी उसमें गिरावट आई, उसको अमोर्टाइजेशन बोला जाएगा। यानी इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू जब फॉल होती है तो उसको नाम दिया जाता है अमोर्टाइजेशन। जैसे ब्लैकबेरी कंपनी का पहले बहुत नाम था, अब बिल्कुल नहीं बचा, तो उनकी गुडविल खत्म हो रही है एक तरीके से, तो वो अमोर्टाइजेशन कहलाएगा। लेकिन लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन अगर इसमें से किसी की वैल्यू में फॉल आता है तो उसको डेप्रिसिएशन नाम दिया जाता है। सो चलो ठीक है, यहां तक हम आ गए हैं। हमने कहां तक कर लिया था, 4th तक कर लिया था। ओके, तो 5th हम जो निकालेंगे वो 5th हमारा होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 1 मिनट रुकना यार, 1 मिनट। तो फाइनली जो हमारा 5th पॉइंट आएगा वो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालोगे आप,
आपका जो टोटल रेवेन्यू आया था उसमें से आप माइनस करोगे टोटल एक्सपेंसेस को। जैसे ही आप टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करोगे आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस करके, ये हमारे पास है इधर पे। और अब हम इसमें से जो माइनस करेंगे वो हमारा पॉइंट होगा 6th पॉइंट, जिसको नाम दिया जाता है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। लिखिएगा पूरा, वैसे आपकी बुक्स में हो सकता है सिर्फ इनकम टैक्स लिखा हो, लेकिन आप पूरा लिखिएगा कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। ये जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं जो टैक्स पे करती हैं, जो बिजनेस होते हैं जो टैक्स पे करते हैं, उसको कॉर्पोरेट इनकम टैक्स बोला जाता है। ये आप टैक्स माइनस करोगे तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो कहलाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपका फाइनल आंसर होगा जो कि 7th पॉइंट में आ जाएगा। कृपया करके इसको देख लीजिए, लेकिन एक क्वेश्चन कर लो पहले, उसके बाद अपन आगे के डिस्कशंस करते हैं, ताकि मुझे भी लगे कि यार तुम्हें समझ में आ गया है। तो भाई देखो यार, मैंने ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए आज के लिए निकाल के रखा था कि मैं तुमसे डिस्कस करूंगा। तो दिया हुआ है, सब लोग अब रुक जाओ और यहाँ पे ध्यान दो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है, सब लोग लिखो जल्दी से लिखना चालू करो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज गिवन एज 15 लाख रुपीज। ये मेरे पास क्वेश्चन है, मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम लोग मुझे करके दिखाओ। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो दिया हुआ है, इट विल बी कैलकुलेटेड एज परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मतलब जो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जो दिया हुआ है उसके परसेंटेज बेसिस पे निकालना है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 125%। अब 125% ऑब्वियसली ब्रैकेट में अगर मैंने लिखा हुआ है कि इट इज़ द परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का 125% निकालना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। नाउ अदर एक्सपेंसेस के बारे में बोल रहे हैं परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू, तो मैं यहां लिख देता हूं इसको। नाउ ये जो परसेंटेज है ये सिर्फ 10% है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों एक ही चीजें होती हैं। अगर मैंने उसे ऑपरेटिंग रेवेन्यू बोल दिया तो कंफ्यूज होना मत चालू हो जाना, ठीक है। और जो टैक्स रेट है ध्यान से देखिएगा वो है 50% का। मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल के बताओ। ये रहा तुम्हारे सामने क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से। मेरे पास आंसर नहीं आया है अभी तक, मैं वेट कर रहा हूं। और देखो भाई, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ है 15 लाख रुपए का। जिनका आंसर नहीं आया है मैं एक बार उनसे डिस्कशन कर रहा हूँ। दिस इज 15 लाख विच इज योर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड।
और तुम्हारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 125%, तो कोई मुझे बताएगा 15 लाख का 125% कितना आता है? जल्दी बताओ यार मुझे, वरना कैलकुलेट करना पड़ेगा। $18,75,000, ओके। तो यार 18,75,000 आपका रेवेन्यू है, ठीक है भाई, ये आपका रेवेन्यू है। आप जानते हो कि आपको रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करना होता है, तो मैंने इसमें से 15 लाख रुपए माइनस कर दिया। ठीक है ठीक है, सही जा रहे हैं सही जा रहे हैं। तो मेरे पास जो प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट तो नहीं बोलूँगा बेसिकली, क्योंकि अदर एक्सपेंसेस को अभी मैंने माइनस नहीं किया है, तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा 3,75,000 रुपीज़। अब मुझे अदर एक्सपेंसेस भी माइनस करने। अदर एक्सपेंसेस जो हैं उन्होंने बोला है जो भी आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, क्योंकि अदर एक्सपेंसेस यहाँ ध्यान देना, इसको बोला है परसेंट ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू होगा, जो भी ऑपरेटिंग रेवेन्यू होगा उसका 10%। अब मैंने यार ये देखो यार, जो मेरा ऑपरेटिंग रेवेन्यू या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था वो था 18,75,000, उसका 10% आएगा 1,87,500। बताओ यार मैं सही जा रहा हूँ या नहीं, जल्दी बताओ भाई, मुझे कमेंट चाहिए। तो 3,75,000 था, माइनस गया मैं 1,87,500, तो मेरे पास जो बचा वो बचा 1,87,500। वाह यार, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं भाई? सो इट विल बी 1,87,500, ये बचा। अब जो ये बचा ये कहलाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो आपके पास अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बचा हुआ है, इसका 50% है टैक्स रेट। तो ठीक है, इसका 50% निकालते हैं अपन, 1,87,500 जो ये लिखा हुआ है ना, इसका 50%, 1,87,500। तो 93,750, तो भैया टैक्स 93,750 माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो बचेगा 93,750, ये कहलाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या जैसा बोला गया था एनपैट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलेंगे भाई से। क्या आपको समझ में आया? ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। तो फाइनली अपन ने क्या किया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब भाई मैं आपके लिए बोल रहा हूं, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाला मैंने कैसे, जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम था उसका 125% निकाला है मैंने। क्यों? क्योंकि क्लियरली बोला जा रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है परसेंटेज निकाला जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया है 15 लाख रुपीज़। इसका जैसे ही 125% निकाला मेरे पास रेवेन्यू आ गया, ये रहा मेरा रेवेन्यू, चेक करो भाई। अब जैसे ही मेरे पास रेवेन्यू आया, सीधा सा फंडा है, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड माइनस होता है। मैंने माइनस किया तो बचा 3,75,000, फिर अदर एक्सपेंसेस मैंने माइनस किए। अदर एक्सपेंसेस कैसे निकाले, ये 1,87,500 कैसे आया? अदर एक्सपेंसेस बोला गया था 10% निकालो परसेंट ऑफ रेवेन्यू का, ऑपरेटिंग रेवेन्यू का। ऑपरेटिंग रेवेन्यू था 18,75,000, इसका मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ 10% लिख दिया यहाँ पे ले जाके 1,87,500 रेवेन्यू का। तो जो डिफरेंस आया, क्योंकि ये मेरा भाई 3,75,000 जो था ये मेरी बची हुई इनकम थी कॉस्ट माइनस करने के बाद, इसमें से मैंने और खर्चे माइनस किए, तो जो बचा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टैक्स नहीं लगाए, वो था 1,87,500। टैक्स रेट 50% था, 1,87,500 का 50% निकाला, माइनस कर दिया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया ये। चलो समझ में आ गया है, तो मेरा काम बनता है यहां पे तुम लोगों को एक और क्वेश्चन देना, क्योंकि जब तक यार एक आध और क्वेश्चन ना हो तब तक मुझे कैसे यकीन होगा कि तुम लोग अपनी बुद्धि चला रहे हो? बताओ कैसे मुझे यकीन होगा? हो सकता है तुमने एवं कैलकुलेट करके लिख दिया हो भाई। तो चलो भाई, एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जल्दी जल्दी लिखना भाई, और क्वेश्चन बिना लिखे काम मत करना चालू कर देना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास दिया हुआ है 25 लाख रुपीस, लिख लो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के जस्ट बाद आपको दिया हुआ है अदर इनकम। नाउ अदर इनकम में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट डाल रहा हूं यहां पे, जो मुझे क्वेश्चन दिख रहा है उसके हिसाब से, और वो है अदर इनकम आपको निकालनी है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। ये मैंने ब्रैकेट में डाला, और यहां पे जो मैं परसेंटेज है उसको कर देता हूं 20%। अदर इनकम इज 20%। देख लो भाई, इतना तो मैंने लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अदर इनकम के बाद दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। और ये दिया हुआ है 30%। अब आप सोचेंगे भाई 30% काय का, तो अगेन मैं इसको वही लिख देता हूं, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। चेक कर लीजिए जो आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है। फिर आ जाते हैं अदर एक्सपेंसेस पे, तो ये अगेन मैं 10% रख रहा हूं, लेकिन वही परसेंटेज ऑफ, कुछ नाम चेंज कर रहा हूं, देखता हूं तुम लोग कंफ्यूज होते हो या नहीं। परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू, और उसके बाद फाइनली टैक्स रेट पे आ जाते हैं, तो वो है 15%। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। तो बेसिकली आज हमने ये आइडिया लगा लिया कि एक बेसिक क्वेश्चन को उठा के कैसे किया जाता है, और फिर अगेन कुछ कॉन्टेक्चुअल क्लियरिटी हो गई कि कॉन्टेक्स्ट कैसे रखना है, कैसा माइंडसेट रखना है, कैसे चीज़ों को अप्रोच करना है, क्या अगर दिया हुआ है तो क्या नहीं लेना है, और किस परसेंटेज पे क्या चीज़ें आएंगी। दैट कैन बिकम अ नाइटमेयर, जो तुम लोगों ने इतने आसानी से किया है, दैट कैन बिकम अ नाइटमेयर वेरी इजीली एंड वेरी क्विकली, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, एंड दैट कैन कंफ्यूज यू थ्रू आउट द ईयर। सो बहुत अच्छे जा रहे हो, ऐसा ही थोड़ा थोड़ा करना है। कल के लिए आपको तैयार रहना है। जितना भी मैंने नेशनल इनकम के अंदर करा दिया है, जिन्होंने वीडियोस अभी तक कवर अप नहीं किए, प्लीज़ एक बार जाके उन्हें कवर अप करो वीडियोस को, जो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, और जिन्होंने कर लिया है एक बार रिवाइज कर लो, ताकि कल जब मैं अपन इकोनॉमिक्स लेके बैठे तो तुम लोगों को वो चीज़ें बने जो मैं आगे बताने वाला हूँ। उसके लिए प्रीवियस रिवीजन आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं आज कि हमने क्या क्या किया है। बस अब कल की तैयारी है। चलो भाई, इसी बात पे मिलते हैं हमारे कल की इकोनॉमिक्स क्लास में। मैं आपका इंतज़ार करूँगा, और बिना टाइम वेस्ट किए तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।
खर्चे करते भाइयों पे रखते पूरा स्टाइल के जिला देखे साइडों के किला बेचा 2.5 खोके। और ये जो घूमते हैं झाइयों में हाइयों के बांसुरी बजेगी अंदर जाएंगे जब पाइप मोटे। जिसके ज्यादा दर्द हो उसके पहले धर दो, लड़के पूरा साथ देंगे सही हो या गलत हो। भाई पे है अल्टो और मैडम मांगे अल्डो, मैंने बोला दीदी पहली फुर्सत में निकल लो।